बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात कर रहे हैं अपने लेक्चर के दौरान ओजोन के बारे में कि सबसे पहले तो ओजोन है क्या, और ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो बनती है ये क्यों बनती है और कैसे बनती है। और देन हम अक्सर सुनने में आता है कि देयर इज़ एन ओजोन होल जो कि नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर जो ये लेयर है इसकी थिकनेस बहुत कम हो गई है एंड दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स इन फ्यूचर एंड लाइक दिस थिंग। एंड कॉमनली हम जानते हैं, सुनते रहते हैं कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ठीक है, बट कैसे डैमेज करते हैं ये नहीं पता। एंड सेकंड है कि ओजोन हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ओजोन ना हो तो, अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें किस तरह से ये अफेक्ट कर सकती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमारे सेहत पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये बस कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको हम आज ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे, और बहुत हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन होल क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे इस पर अफेक्ट करते हैं, और अगर ओजोन ना हो तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओजोन से। लेकिन ओजोन लेयर पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। ओजोन बेसिकली एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मीन O3, इसका जो है वो फार्मूला है। तो इसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास ओजोन है। अब ओजोन लेयर है क्या बेसिकली, हमने कल लेयर्स पर पढ़ी थी। तो इस अराउंड सेकेंड लेयर इन जो है हमारी, जो हम स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर एक अ, जब हमारे यहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, जब भी सनलाइट वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आ रही है उसके अंदर से, यूवी लाइट जो है वो फिल्टर नहीं हो रही। तो वो जो स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट है, इंटेंस यूवी लाइट है, वो इन ऑक्सीजन जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ब्रेक करती है एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। तो हमारे पास दो एटम्स आते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है फर्दर रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, तो ये ओजोन बना देती है। ठीक है, एंड खैर बाद में ये ओजोन जो है ये भी उससे लाइट के साथ रिएक्ट करके दोबारा ब्रेक हो जाती है, हो सकती है। सो एक तरह का साइकिल है जो चलता है, बट बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और जो कि स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, वो ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में, जो कि मोलेकुलर ऑक्सीजन की के साथ मिलके O3 बनाती है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर ये फिनोमेना कंटिन्यूसली और होता है। इस वजह से वो एक जो पूरी लेयर है तकरीबन अराउंड 10 किलोमीटर का जो रेंज है स्ट्रेटोस्फेयर की, उसके अंदर जो है एक लेयर सी बन जाती है ओजोन की। एंड मेन जो इसका पर्पज ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो ओजोन बन रही है बिकॉज ऑफ यूवी लाइट, और लाइक, और जो सेकंड फिनोमेना है ये कि जब ये ओजोन बनती है ये भी एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये फिर जो है इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डिसोसिएट हो जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट लेयर इज के यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन से ऑक्सीजन जो है वो ओजोन बनाती है, और ओजोन देन यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके फिर अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से जो मेनली जो यूवी लाइट है वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती, और उसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हम तक नहीं पहुंचते। तो नॉर्मली जो है एक बैलेंस मौजूद होता है जो ओजोन बनने का, और जो ओजोन जो डिसोसिएट हो रही है या डिस्ट्रक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एक स्पेसिफिक लेवल जो है उसके ऊपर मौजूद रहती है जो ओजोन है।
और इसकी जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है वो तकरीबन 10 मिलीग्राम पर लीटर आप कह सकते हैं, या और मोस्टली इसकी जो रेंज है अ, ये तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर की जो फ्रॉम द सी लेवल जो है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की लेयर जो है वो मौजूद होती है। सो 90% ऑफ जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है, और वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के भी अंदर भी इट्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 15 टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे ओजोन जो है, हम पहले भी बात की है कि दिस इज वी कॉल इट अ गुड ओजोन, के जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। बट देर इज अ ओजोन जिसको हम कहते हैं कि बैड ओजोन है, एंड दैट इज बेसिकली फ्रॉम द इन द ट्रोपोस्फियर रीजन। अगर यही ओजोन इस रीजन में बनती है इन द ट्रोपोस्फियर, तो देन हम इसको कहते हैं कि बैड ओजोन है। हम इसको ऑलरेडी, जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था फोटोकेमिकल स्मॉग वाला, उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यू टू जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनकी जो इमिशन होते हैं, ये रिएक्ट करके और ओजोन बनाते हैं, और उस ओजोन के हमारे हेल्थ पे डिफरेंट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। बट जब हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करते हैं, ओजोन लेयर की बात करते हैं, दैट इज जनरली हेल्पफुल फॉर अस, और वो हमें बेसिकली एज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड है, कि जो हमें डेंजरस जो रेज हैं उनसे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, उनको अब्सॉर्ब करती है वो यूवी लाइट को। So that's one main function of ozone ki it blocks incoming UV radiation through absorption, and by that way it protects life from radiation damaging effect। तो जितने भी डैमेजिंग इफेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट अगर आ रही है अराउंड 205 और 210 के जो है वेवलेंथ, वहां पे अगर आ रही है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है यूवी लाइट की वहां पे, तो वो जो है आपकी जो इवन डीएनए है उसके अंदर जो है वो आपका जो है वो स्ट्रेंथ है उनकी ब्रेकअप हो सकता है, और वो डैमेज करती है लाइफ को। तो अगर ये यूवी लाइट एज सच ओजोन लेयर ना हो और एज सच अर्थ सरफेस तक आए, तो देन मुश्किल है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। सो नेक्स्ट, ये ओजोन लेयर हम कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है और इस तरह से बनती है, लेकिन ये वहां पे क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल चैपमैन मैकेनिज्म। जिस मैकेनिज्म के थ्रू ओजोन बन रही है, और उसके बाद ये इसकी डिसोसिएशन हो रही है, तो ये इन 1930s जो है वो सिडनी चैपमैन था कि जिसने प्रपोज किया था रिएक्शंस के जो के कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो उसको जो है हम कहते हैं कि दिस इज अ चैपमैन साइकिल फॉर ओजोन लेयर फॉर्मेशन। बेसिकली द चैपमैन प्रोपोज्ड कि जो ओजोन है वो ऐसा नहीं है कि ओजोन बस एक वहां पे बनी हुई है और मौजूद है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है कि जिसके अंदर ओजोन बन रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है। और मेनली जो है यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर के, जो कि ओजोन जो है वो उसके बनने में हेल्प कर रहे हैं और ओजोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू चैपमैन साइकिल, मेनली जो स्पीशीज इसके अंदर इन्वॉल्व है उनमें से एक तो मोलेकुलर ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, और इसके लिए यूवी लाइट चाहिए, रेडिएशन चाहिए, और देन जो है हमारे पास ओजोन है कि जो कि पार्ट ऑफ इट इट दिस चैपमैन साइकिल है। सो दिस मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है, और जो कि ओजोन लेयर बन रही है, बेसिकली इट वाज प्रेजेंटेड इन अराउंड 1930s। और इसी वजह से इसको जो साइकिल है इसको, जो फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन का, इसको चैपमैन मैकेनिज्म कहा जाता है और चैपमैन साइकिल भी कहा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज चैपमैन साइकिल। सो चैपमैन साइकिल की है, सबसे पहले जब ऑक्सीजन absorb करेगी high intensity radiation, so it will break down into atomic oxygen. So that atomic oxygen
will react with another oxygen molecule and it will form ozone. ठीक है? So this is the second step, and in third step what happens? ये जो ओजोन है ये फर्दर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, और ये दोबारा से सिंपल मोलेकुलर ऑक्सीजन बना देगी। या सेकंड ऑप्शन ये है कि ये ओजोन जो है ये एब्जॉर्ब करेगी लाइट को और ये दोबारा से एटॉमिक ऑक्सीजन एंड मोलेकुलर ऑक्सीजन बना देगी। तो ये जो साइकिल है जिसको हम चैपमैन साइकिल कहते हैं, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ये जो है वो चलता रहता है कि यहाँ पे ओजोन बन रही है और फिर ये ओजोन खत्म हो रही है इन दीज टू मेथड्स के ये ओजोन जो है फर्दर ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी करके दोबारा से मोलेकुलर ऑक्सीजन बना सकती है, और या ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेगी और दोबारा से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और फिर अगेन जब ये ब्रेक डाउन होगा इसका, तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी ये फिर फर्दर दूसरे मोलेकुलर ऑक्सीजन के साथ मिलके दोबारा ओजोन बना देगी। तो ये जो साइकिल है कि ओजोन के बनने का, ब्रेक होने का, बनने का, ब्रेक होने का, ये चलता रहता है। और अल्टीमेटली दिस वो कहते हैं कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम है। अब एक इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि जितनी इसकी कंसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के बन रहे हैं तकरीबन उतने ही जो है वो डिसोसिएट हो रहे होते हैं। तो ये अब जो है जो साइकिल है एक स्टेबल कंडीशन पे है, और वहां पे जो कंसेंट्रेशन है उसकी वो स्टेबल है, अराउंड जो है 10 ppm के करीब है। ठीक है, बहरहाल दिस इज द मेन साइकिल जो है चैपमैन साइकिल है कि जो कि प्रपोज करता है कि ओजोन लेयर कैसे बनी है और वहां पे वो कैसे किस तरह से मौजूद है। एंड द मेन पॉइंट इज कि जो ओजोन है एक वहां पे ऐसे ही मतलब अनरिएक्टिव नहीं है कि ओजोन बन गई है और वहां पे मौजूद है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक हो जाती है, खत्म, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है। अच्छा, अगर ये तो बात होगी कि ओजोन जो है लेयर की, अब हम बात करते हैं कि ओजोन होल क्या है। अगर वो एक जरा फनी सी एक्सप्लेनेशन मुझे मिली थी दैट आल्सो एक्चुअली फिट्स माई सेल्फ के एक स्कूल का जो है स्टूडेंट है और वो अपनी मॉम से पूछ रहे हैं कि मॉम व्हाट्स अ होल इन द ओजोन, के ओजोन के अंदर होल क्या है। एंड मदर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है थ्रू रियल लाइफ एग्जांपल के आप अपने डैड को देख लो, उनके उनको हम सामने रख के तो एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट आप सपोज करो कि जो डैड का हेड है वो अर्थ है, ठीक है, और अब ये सपोज करो कि जो सर है कि आपके वालिद का, कि वो अर्थ है और उसके ऊपर जो बाल लगे हुए हैं वो ओजोन लेयर है, तो जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर को, और वो जो दरमियान में से गंजा सर है वो समझ ले कि ओजोन होल है, कि जिसमें से लाइट जो है वो डायरेक्टली आपकी अर्थ पे आ सकती है। सो दिस इज काइंड ऑफ फनी एक्सप्लेनेशन ऑफ ओजोन होल के ओजोन क्या है, कि जिस तरह आपका सर है उसके ऊपर बाल लगे हुए हैं कि जो आपके सर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो गंजे लोग होते हैं जस्ट लाइक मी, तो वहां पे जो है वो प्रोटेक्शन जो सर की है वो बीच में से खत्म हो जाती है। इट मीन्स के वो जो कुछ भी है वो डायरेक्ट वहां पे अर्थ पे आ सकता है। सो द रियल आंसर ये है कि ओजोन होल क्या है, इट इज अ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, के जो ओजोन लेयर बनी हुई है जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, वहां पे एक स्टेबल कंसंट्रेशन है, वहां पे ओजोन जो है जो उसका डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा हो जाता है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है और वहां पे जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। इसकी वजह से जो लेयर बनी हुई है जहाँ पे ओजोन के मालिक्यूल्स है की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वहां पे जो है वो अब कहते हैं कि एक सुराख हो गया है कि जहाँ पे जो थिकनेस है वो उसकी ओजोन की कम हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड ओजोन होल। एंड द मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है ये क्यों हो रही है, जिसकी वजह से ये ओजोन होल डिवेलप हो रहा है।
So now we will find out the answer about this depletion of ozone in the lower stratosphere है. हम कहते हैं कि जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस ओजोन डिप्लीशन के लिए कि जिसकी वजह से ये ओजोन होल बन रहे हैं, दैट इज बेसिकली ह्यूमन मेड केमिकल्स कि जो कि ओजोन को स्प्लिट करते हैं उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर. सो ऐसे द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं कि जो कि ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं. So, the major contributor for the depletion of ozone in the stratosphere and formation of ozone hole is halocarbons. And these are human made compounds कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्लस इनके अंदर हेलोजेंस होते हैं जिसकी वजह से इनको हेलोकार्बन्स कहते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस हेलोजेंस. So halocarbons are those compounds के जो कि human beings से develop किए for different purposes which contain halogens like chlorine, bromine or fluorine connected to the different hydrocarbon chains. So these halocarbons actually are responsible for the depletion of ozone and the formation of ozone hole. So इसके अंदर जो हेलोकार्बन्स हैं इनके अंदर हम जो सबसे कॉमनली जिनको टारगेट करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेन कल्प्रेट है ओजोन डिप्लेशन के, उनको हम कहते हैं दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो कि ओजोन की डिप्लीशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बेसिकली यूज होते हैं डिफरेंट, सबसे जो कॉमन इनकी एप्लीकेशन है वो रेफ्रिजरेंट्स में जो है इनको यूज किया जाता है, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह है उनके अंदर यूज होते हैं, और जो कैंस होते हैं कि जिनके अंदर ये एरोसोल वगैरह जो हाई प्रेशर पे उसके अंदर मौजूद होते हैं. तो ये जितने भी हैं दे कंटेन क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और ये जो हैं बेसिकली ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं. सर ये एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल बेसिकली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि जैसे बेसिकली जो कैंस के अंदर डेवलप होता है कि इनको हाई प्रेशर के अंदर जो है वो हाई प्रेशर पे इनको उसके अंदर बंद किया जाता है, और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये रिलीज होते हैं एट प्रेशर, और बिल्कुल स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं कि जो कि मोस्टली इतने हैवी नहीं होते कि वो सेटल करें, तो वो मोस्टली एयर में मौजूद रहते हैं. ओके सर, जिस तरह से ये धुंध वगैरह होती है तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट मौजूद होते हैं ना एयर के अंदर, जो ऐसी वहां पे स्कैटर हो जाते हैं. तो बेसिकली इस तरह के ये पार्टिकल्स होते हैं विच आर वेरी स्मॉलर इन साइज. अच्छा, यहाँ पे है कि एक चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ऐसे का है ना, लेकिन फैक्ट की बात करें तो कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो इनर्ट होते हैं, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते. अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनर्ट है और रिएक्ट नहीं करते तो फिर ये ओजोन को डिप्लीट कैसे करेंगे? सर ये फ्री रेडिकल जनरेट कर देंगे ना. सर जो हेलोकार्बन वगैरह होते हैं इनके जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं इनके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर ये जनरेट करते हैं रेडिकल को, जिसकी वजह से फिर डिस्ट्रॉय करते हैं. तो मेन थिंग इज कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये 50 साल 70 साल 80 साल आप एक दफा रिलीज करें एटमॉस्फेयर में तो ये वहीं पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते. इनकी जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ कुछ की 80 साल तक भी है. तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये 80 साल तक रहेंगे, 100 साल भी एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगे, और ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते. एक दफा आप इनको रिलीज कर दें एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये वहां पे ऐसे ही मौजूद रहेंगे. तो ओनली फिनोमेना कि जो यहाँ पे होता है कि खुद तो किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है.
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर हाई एनर्जी रेडिएशन इन पे पड़ती है तो ये ब्रेक हो जाते हैं। ये रिएक्टिव नहीं है, बट आप किसी इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं थ्रू हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन। तो जब आप इनको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे जाके इकट्ठे होते हैं और वहां पे मौजूद होते हैं, और ब्रेक क्योंकि रिएक्ट तो नहीं कर रहे, तो ये ऐसा जो है वो इकट्ठे मौजूद होते हैं, वहां पे इकट्ठे होते रहते हैं। फिर जब यूवी लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो यूवी लाइट इनको ब्रेक कर देती है इसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, और दैट इज क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स जो भी चेन है हम यूज कर रहे हैं, और ये जो भी क्लोरीन की जगह अगर फ्लोरीन यूज कर रहे हैं तो फ्लोरीन रिलीज हो जाएगी। सो बेसिकली जो हेलोकार्बन्स है ये अपने हेलोजन और जो इंडिविजुअल कार्बन उनके ग्रुप हैं उनके अंदर ब्रेक हो जाते हैं थ्रू यूवी रेडिएशन। और यहाँ पे जो क्लोरीन है या जो फ्लोरीन है, ये जो हेलोजेंस हैं बेसिकली ये जो हैं ये स्प्लिट करते हैं ओजोन को, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं, और these released halogens from chlorofluorocarbons and halocarbons are mainly responsible for this depletion of ozone and formation of ozone hole. नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे डिप्लीट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज CFC11 है, जिसका फार्मूला है CCl3 F। ये बेसिकली एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है। प्रोपेलेंट मोस्टली इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि एनर्जी के लिए मतलब कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह का रॉकेट्स वगैरह में फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरह के जो फ्यूल होते हैं उसके अंदर जो है वो कुछ प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं कि जो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वहां पे काम आते हैं और उसको प्रोपेल करते हैं। जब ये प्रोपेलेंट रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो इनकी जो 50% डिक्रीज है कंसंट्रेशन में, इट टेक्स अराउंड 55 ईयर्स। एक दफा रिलीज हो गया तो ये 110 साल तक तो रहेंगे वहां पे। 55 साल में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन हाफ होती है। इसी तरह जो सेकंड टू एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट किए हैं जिसमें CF12 है और CF113 है कि जिसके अंदर ये CCl2F2 है और ये C2Cl3F3 है। सो दिस इज देयर फार्मूलास, एंड बेसिकली दिस CFC12 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, और जो CFC113 है इसको एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और अगर आप इस रेफ्रिजरेंट की सबसे ज्यादा एग्जांपल देखें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं कूलिंग के लिए अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के अंदर, और वहां पे हम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं, तो कूल जो हम अपना मकसद है वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं तो इनकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 100 ईयर्स। तो 200 साल तक तकरीबन आपने एक दफा रिलीज किया, 200 साल इसने एटमॉस्फेयर के अंदर रहना, तब जाके ये कहीं पे ब्रेक होगा या मूव होगा, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ये इनर्ट है। तो बेसिकली जब आप इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं तो ये वहां पे एक तरह के स्टोर हो रहे हैं, और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तो ये फिर ओजोन को डिप्लीट करेंगे। तो जब अब हम इनको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन हमने एग्जांपल ली थी कि जब ये यूवी लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब हमारा CFC11 है, जब ये रिएक्ट करता है यूवी लाइट के साथ तो एक क्लोरीन जो है यहाँ से वो रिलीज हो जाता है हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म में, तो ये हमारे पास CCl2F आता है, एक Cl रिलीज हो जाता है। सिमिलरली जब ये दूसरे दो जो एग्जांपल इनके साथ जब यूवी लाइट रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली जो क्लोरीन है ये यहाँ पे हमारी रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट होता है कि ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम जो यहाँ पे रिलीज हुआ है ये तकरीबन
कई हजार ओजोन मॉलिक्यूल जो है उनको स्प्लिट कर सकता है। और हम ये देखेंगे कि ये हाउ इट इज पॉसिबल कि एक क्लोरीन एटम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करे या उनको डिस्ट्रॉय करे। एक क्लोरीन एटम जब इससे यूवी लाइट रिएक्ट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ, उसको ब्रेक करती है और वहां पे हमारे पास एक क्लोरीन एटम आता है, तो ये एक क्लोरीन एटम जब एक ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वहां पे बना देगा O2 प्लस ClO। और यहाँ पे जो है आपका ओजोन जो है वो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ब्रेक कर गया और यहाँ पे आपके पास फर्दर ClO बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन और ClO। और होता क्या है कि यहाँ पे जो ये ClO है ये फर्दर रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ और दोबारा से O2 और प्लस Cl बना देता है। कि ये जो Cl यहाँ पे हमने यूज किया था, ये इसने ओजोन को ब्रेक किया उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में और फिर वो दोबारा से उसने क्लोरीन जो है वो जनरेट कर दिया एटॉमिक जो है। और इस वजह से ये जो साइकिल है एक तरह का चलता रहता है। ये क्लोरीन फिर रिएक्ट करेगी ओजोन के साथ, फिर ClO बनेगा, ये ClO फिर क्लोरीन बना देगा। तो इस तरह से जो है ये साइकिल चलता रहता है और जो ओजोन है वो डिप्लीट होती जाती है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर आइडिया होगा। तो हम इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है और लैपटॉप की जो बैटरी है उसने बंद हो जाना है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेफ्रिजरेंट्स वगैरह, एयर कंडीशनर वगैरह यूज कर रहे हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हैं। यूवी लाइट इनके साथ रिएक्ट करती है और उसमें से क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन या फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है बनते हैं। ये क्लोरीन रिएक्ट करेगी ओजोन के साथ और ये क्या बना देगी, एक तो ऑक्सीजन प्लस ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और दोबारा ऑक्सीजन बना देगी और ये जो क्लोरीन है ये अगेन जो है वो रिलीज हो जाएगी। और ये क्लोरीन फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और फिर ऑक्सीजन बना के ClO बनाएगी और ये ClO फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटम के साथ रख के ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। ओवरऑल जो है कि ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो एक क्लोरीन अगर रिलीज होती है इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ तो ये थाउजेंड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के उनको डिप्लीट करती है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आपस में इंटरएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूल नहीं बनाते, जो चेन टर्मिनेशन रिएक्शन नहीं होता, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। एंड वन क्लोरीन एटम दस कैन डिसोसिएट थाउजेंड ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा लास्ट इसमें है कि इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है कि अगर ओजोन होल बनता है और वहां पे लेयर खत्म होती है, ओजोन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो जो सबसे मेजर इफेक्ट है यूवी रेडिएशन का कि अगर ये अर्थ सरफेस तक आती हैं और हम उसको एक्सपोज होते हैं तो ये डैमेज करती है DNA को। बेसिकली दीज आर सो स्ट्रॉन्ग। जो यूवी रेडिएशन है खासकर जो 200 से 220 की रेंज पे यूवी रेडिएशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ इवन डैमेजिंग DNA। सेकंड जो मेजर इनका इफेक्ट है दैट इज दे कॉज स्किन कैंसर। स्किन कैंसर काज करती है एंड आल्सो प्री मेच्योर एजिंग ऑफ स्किन जो है वो यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकती है। इसी तरह कुछ आईज की डिजीजेस हैं जैसे कैटरेक्ट्स है और बाकी जो है आई डैमेज हो सकती है अगर यूवी लाइट की हाई रेडिएशन अगर आपकी आंखों में पड़ती है तो जो आपकी आईज हैं वो परमानेंटली जो है वो डैमेज हो सकती हैं। इसी तरह जो अगर यूवी रेडिएशन जो है वो आप पे फॉल करती हैं हाई कंसंट्रेशन के अंदर हाई इंटेंसिटी के साथ, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी सप्रेशन भी होती है। एंड ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जो ये यूवी रेडिएशन है इवन प्लांट्स को डैमेज करती हैं। सो दैट शोज के जो ओजोन लेयर है कि ये सर्वाइवल ऑफ जो लाइफ है उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ओजोन लेयर ना हो और अगर हम इसी तरह से जैसे हम फ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर इसी तरह करते रहते हैं और ओजोन को डिप्लीट करते हैं
तो देयर इज अ चांस कि आफ्टर सम ईयर जब अगर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो देन आफ्टर सम टाइम मे बी देयर इज विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये सारे जब डीएनए डैमेज होगा, स्किन कैंसर होंगे और इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, देन लाइफ का सस्टेन होना करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, एंड वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं होगी। सो जो ozone layer, it's really pivotal for the sustainability of life on earth. So that's why the different जो है वो treaties हैं, जो वाहिदे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के दौरान, कुछ रेजोल्यूशन पास की गई हैं कि जिसकी बेस पे 20,000 2030 तक जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस तरह की जो चीज़ें इनकी प्रोडक्शन ख़त्म कर देंगे और वो कोई और सोर्स यूज़ करेंगे। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको जो डेडलाइन है वो हमारे पास 2040 की है कि 2040 तक मुकम्मल जो है वो रिप्लेस कर देना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है इनको ख़त्म कर देना है और दूसरी कोई जो बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनके वो यूज़ करना है, ताकि ये जो रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि ओजोन जो है वो फर्दर डैमेज ना हो। एंड थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सर फिर